तब जाके वो अप्लाई होती हैं। और ट्रिक कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं अप्लाई होती, लेकिन ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो आप इतना प्रैक्टिस इन तक कर लो, कैलकुलेशन वगैरह, ये धीरे धीरे आती हैं, ये एक दिन में नहीं आती कि आपने आज मैंने कोई दे दिया और आपके पास आ गया, नहीं। ये आपको धीरे धीरे, आपको 15-20 सेट निकालोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये इतना ही फास्ट हो जाए कि आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो, यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, 9 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकती हैं? देखो, 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, यानी कि अगर 4 पुरुष हैं और वो 12 दिन काम करें तो कितने पुरुष हो जाएंगे? एक तरीके से 48 पुरुषों ने काम कर लिया। 4 पुरुष रोज़ रोज़ काम करोगे तो 48 पुरुष लग गए उस काम को करने में, 48 पुरुष लग गए। अब ऐसे ही 8 महिलाओं ने 12 दिन काम किया तो उन महिलाओं को काम करने में 12-96 लग गए, 96 महिलाएं लग गई उस काम को करने में। इस काम को करने में 96 महिलाएं लग गई और उस काम को अगर किया जाए पुरुषों के द्वारा तो 48 पुरुष लग गए। तो कहीं ना कहीं 48 पुरुष 96 महिलाओं के बराबर है। अगर मैं इसे काटूं तो 12-96 होता है और 12-चौक 48 होता है, लेकिन और 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, यानी एक तो एक बार ये और ये महिला। लेकिन आपको इनका अगर P इधर लाएं, M इधर लाएं तो 2:1। 2:1 का मतलब ये है कि पुरुषों की एफिशिएंसी 2 है और महिलाओं की एफिशिएंसी 1 है, यानी इस एफिशिएंसी से वो काम कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा, जब ये बराबरी करनी है तो 12 का गुणा क्यों किया? कई बार ऐसा होता है कि ये तो एक प्रोसेस होता है, कई बार ऐसा होता है आपको ऐसे कह देगा कि 4 पुरुष उस काम को 3 दिन में जितना काम करते हैं, 5 महिलाएं उस काम को 8 दिन में करती हैं, तो आपको एक मल्टीप्लाई करना ही होगा जिस प्रोसेस। तो मैंने तो आप प्रोसेस की तरीके से कराया है, बाकी क्या आप ये कहोगे कि 12 से 12 कट ही रहा है तो इसको 12 को गुणा करने की ज़रूरत ही क्या थी? वो ठीक है, लेकिन इस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये एफिशिएंसी है और ये एफिशिएंसी है, तो आप एफिशिएंसी देखो, यानी कि पुरुष की एफिशिएंसी 2 है और 4 पुरुष लग रहे हैं, 4 पुरुष लग रहे हैं, 2 एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 8 एफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन 12 दिन तक काम कर रहे हैं वो, 12 दिन तक 4 पुरुष काम कर रहे हैं, एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है तो चारों की 2 हो जाएगी, 12 दूनी 24 और 24-चौका 96, यानी टोटल 96 काम है। लेकिन इस काम को 9 पुरुषों से कराना है, 9 पुरुष से कराना है, लेकिन 9 पुरुषों की एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है तो 9 पुरुषों की एफिशिएंसी 18 है, क्योंकि काम तो एफिशिएंसी से ही होता है ना। ऊपर 6 महिलाएं तो एक महिला की एफिशिएंसी 1 है तो 6 महिलाएं 18-6 24 और 24-चौका 96, यानी कि 4, यानी कि 4 आंसर आ गया आज का। यानी कि 4 जो है 4 दिन में वो कर सकते हैं अगर 9 पुरुष और 6 महिलाएं काम करें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और अगला क्वेश्चन आप पढ़िए थोड़ा सा। एक समकोण त्रिभुज के आधार में एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है। इसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई कितनी कम की जानी चाहिए? एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से होता है भाई। समकोण त्रिभुज ये होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, इसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। 2 कोण कितने भी डिग्री हो सकते हैं, लेकिन ये कोण 90 डिग्री का होता है। एक समकोण त्रिभुज के आधार में ये आधार होता है, ये ऊंचाई होती है, कर्ण होता है, और तुम्हें पाइथागोरस में प्रमेय भी लगती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि ये एक पाइथागोरस प्रमेय होती है जो इसमें लगती है। कैसे आती है, ये एक प्रूफ होता है इसका। बाकी के उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने की उसकी ऊंचाई कितनी कम की जानी चाहिए, यानी कि त्रिभुज के, यानी कि अब हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 गुणा आधार बेस और ऊंचाई इंटू, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल को देखो इससे डिनोट कर देते हैं अपन, क्षेत्रफल का ही वो होता है, त्रिभुज का साइन जो होता है वो क्षेत्रफल का होता है। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये कांस्टेंट है। जब ये तो कांस्टेंट राशि है। जब ये कह रहे क्षेत्रफल को, उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए, यानी क्षेत्रफल आपको कांस्टेंट रखना है। जब क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना है तो b को इधर ले आओ, b × h, यानी कि h और b दोनों अपोजिट हो गई। यानी कि अगर इसके आधार को 60% की वृद्धि की जाती है, 160 हो गया, तो ये तो आधार हो गया, लेकिन ऊंचाई इसके अपोजिट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये अपोजिट हो गई। तो ऊंचाई तो 160 से और 100 हो गई, यानी कि 160 थी, 100 कम हो गई, 100 हो गई तो 60 कम हो गई। और इसका परसेंट निकालेंगे अपन, 0 से 0, 2 × 6 और 2 × 8 16, या 4 दूनी 8 और 4 से 25 75 में 2 का भाग दोगे तो 37.5% आ जाता है।
कितना परसेंट आ जाता है 37.5। ये चीज़ें धीरे धीरे आपको आ जाएगा। 37.5% अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन अपन करेंगे, और अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं उसे जूम कर देता हूँ। स्क्रीन पर है, थोड़ा सा आप इसे, अब आवाज़ शायद आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन शुरू में आई थी, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। ये 2-4 दिन का काम है, अपने स्टूडियो का काम चल रहा है, वो सही हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो दोस्तों यह है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो 32 वस्तु का जो एसपी है, एसपी को बोलते हैं सेल प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, और ये बराबर है 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, कॉस्ट प्राइस के। जब 32 वस्तुओं का जो एसपी है कितना भी हो, वो 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी कि मैं अगर इन्हें काटूं तो ये किसी से नहीं कट रहे, लेकिन इतना पता है कि एसपी अपॉन सीपी ले आएंगे, और इधर एसपी अपॉन सीपी ले आएंगे, और इधर आप देखेंगे 45 और इधर 32 हैं। तो ये 45 और 32, यानी कि सीपी 32 है और एसपी 45 है। जब मैंने खरीदी 32 की है और बेच 45 की रहा हूँ, तो अर्जित लाभ प्रतिशत यानी कि मुझे कितने का 32 और 13%, 13 का लाभ हो गया, 13 का लाभ हो गया। इसे मैं गुणा करूंगा, 4 से मैं इसे कटूंगा तो 4 हुआ 32 होता है, 4 से 25 होता है, 4 से 25 होता है, 13 पंजे 65 होता है, 6 और 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 325 में आप 8 का भाग दोगे, 8 चौका 32 होता है, यानी 40 और 5/8, यानी कि आप इसे और हल करो तो 5/8 को आप भाग दोगे, तो यानी कि अगर मैं इसे ऑप्शन बट्टे में नहीं है, पॉइंट में है, तो पॉइंट में ही हम करेंगे इसे। तो 40 पॉइंट, अब 5 बचा, पॉइंट लगा दी, 0 बढ़ा दिया तो 50 हो गया, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 छिंगी 48, पॉइंट 6, और पॉइंट 6 से शायद यही आंसर है। तो इतना ही देख लिया करो ऑप्शन, अगर पूरा निकालने, यहाँ भी 6 होता है, यहाँ तो और एक तक निकालते अपन। लेकिन देखो यहाँ पे इतना इस करने की एक ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कभी भी आपको ऐसे मल्टीपल में दे रखे हो तो एक दूसरे के ऊपर ले आओ। ये 45 हो गया, ये 32 हो गया, तो यानी कि एसपी का मान 45 और सीपी का मान 32। ये स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेप मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ, लेकिन इस स्टेप को आप डायरेक्ट लिख लिया करो। इन दोनों संख्याओं को लिख लिया करो, यानी कि एसपी और ये बराबर है, तो एसपी का मान ये 45 है, सीपी का मान ये 32 है, ऊपर लिख लिया करो, जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इस स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन को हम करेंगे। ये क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ये है। देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आप समझ को, मैं इसके आपको 2-3 तरीके से कराने की कोशिश करूँगा। जो सबसे वो है उसे आपको वो भी बता दिया जाएगा। देखो 5 क्रमागत विषम संख्या, एक बात बताओ, मैंने मान लिया x विषम संख्या, x मान ली मैंने, x मान ली, तो विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, सम संख्या में भी 2 का अंतर होता है। जब ये x एक विषम संख्या है, तो जैसे 3 एक विषम संख्या है, अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 5 भी एक विषम संख्या, 2 जोड़ेंगे तो 7 भी विषम संख्या, ऐसी x एक विषम संख्या है, x + 2, 2 जोड़ेंगे, x + 2 में फिर ये 4 जोड़ेंगे, ऐसी x - 2 करेंगे और x - 4 करेंगे, ये भी एक विषम संख्या होती है। कैसे? जैसे 7 है, 7 हमने मान लिया कि ये x का मान 7 है, इसमें से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो यानी कि 2 हटाएंगे तो 4 ये आ जाएगा। तो यानी कि ये x - 4, x - 2, x ये 5 विषम संख्या। जब इनको हम औसत करते हैं, औसत कहते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि ये राशियों का योग, जब इन राशियों को योग करेंगे तो x, 2x, 3x, 4x और 5x आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये +4, ये -4 कट जाएगा, ये -2, ये +2 कट जाएगा, यानी कि ये 5x ही आएगा। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या 5 है और औसत दे रखा है 63, यानी 5 से 5 गया, x का मान 63 दे रखा है, x का मान 63 दे रखा है, यानी इसका मान 63 है तो इसका मान 65 होगा, और इसका मान x का मान जब 63 है तो इसका मान 67 होगा। सबसे बड़ी संख्या पूछी है जो कि ये हो गई। लेकिन आपको ये सवाल ऐसे नहीं करना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी संख्या हो जिनमें गैप बराबर हो, चाहे वो 2 का गैप हो, 5 का गैप हो, 5.5 का हो, 10 का गैप हो, 15 का गैप हो, कुछ भी गैप हो, वो गैप अगर बराबर है तो वो संख्याओं का जो गैप बराबर है, तो जो मध्य वाली संख्या जो होती है, मध्य वाली जो संख्या होती है वही औसत होती है, मध्य वाली संख्या होती है वही औसत है। ये क्या बोला? देखो ये बोला है कि जैसे 5 संख्या हैं,
आपने कह दिया 5 संख्याओं में औसत क्रमागत विषम संख्या, हमें तो पता चला गैप समान है तो आपको औसत 63 दे रखा है, तो हमें पता चल रहा बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या 63 हो गई। 63 ये जब ये क्रमागत विषम संख्या है तो अगली संख्या 2 जुड़ के आएंगी 65 और 67, यानी कि ये जो संख्या होती है ना औसत वो बीच वाली संख्या होती है। बीच 5 है तो 2 इधर आएंगी, 2 इधर आएंगी, ये हो गया। ये ऐसा क्यों होता है? देखो ये 2 है, ये 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 है, 8 है, 9 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 है, ये संख्या है। अब ये समान गैप है, एक का गैप है, कहीं से भी चालू कर लो, कहीं से भी एक का गैप है, एक का गैप है तो मैं इनका वो करूँगा 3 और 2 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27 और 8 35 और 9 44 और 10 54, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 6 54, इसका औसत जो आ गया वो 54 आ गया। लेकिन आप देखो ये औसत 6 आ गया और 6 संख्या ये रही, यानी 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, तो बीच वाली संख्या ही तो आई है। तो मैं वही तो समझा रहा हूँ कि जब गैप समान होता है तो बीच वाली संख्या वही औसत होती है, और उस औसत को निकालने के बाद 2 इधर जो भी पूछा है वो कर देती है। लेकिन ये तो सर ऑड नंबर है, अगर ऐसे इवन में आ जाए तो दोस्तों इवन में आ जाए तो भी बीच वाली संख्या ही होती है। जैसे मान लिया 4 है, 4 संख्याएं अगर इवन पूछे तो बीच वाली 2 ये हो रही तो बीच में यहाँ कर दीजिए। गैप समान है, जैसे मान के चलो ये सम संख्याएं, इनका औसत 4 संख्याएं और 4 संख्याओं का औसत 25 है। 25 है तो मैंने यहाँ 25 मान लिया कि यहाँ आएगा बीच में 25। लेकिन ये 2 के सम संख्या 2 का गैप है, यानी मान ले 3 का गैप है इन संख्याओं में, तो ये 25 है। तो 3 का गैप है तो ये देखो ये 3 का गैप है तो यहाँ भी 3 का गैप होगा, लेकिन ये 3 का गैप होगा, लेकिन बीच में तो ये इधर और इधर 3 का गैप है, लेकिन बीच में तो आ रही है तो 1.5 हो जाएगा ना, तो 1.5 हो जाएगा। तो यानी कि 25 तो ये दे रखी है बीच वाली संख्या, इसमें जब 1.5 जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी और फिर अपन 3 जोड़ के चले जाएंगे। तो 25 और 1.5 कितना हो जाता है 26.5, और फिर ये संख्या जो आएगी वो 29.5 आ जाएगी। समझ में आया होगा उम्मीद है, और आगे भी समझाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर समझाएंगे, और सवालों के माध्यम से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और एक उम्मीद के साथ लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। और देखो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई है, इस त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक कोण बराबर होता है 60 का। ये समबाहु त्रिभुज, जब भुजा बराबर है तो उनके सामने का कोण भी बराबर होंगे, ये तो ऑब्वियसली बात है। ये इस भुजा की लंबाई ये दे रखी है, ये क्वेश्चन दे रखा है समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इन चीज़ों को, जैसे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए कि देखो अंडर ये क्या नाम है ये, अब देखो जैसे मैंने इस पर डाला ये लंब, तो समबाहु त्रिभुज में अगर मैं लंब डालूंगा तो यही तो मीडियन होता है। समबाहु त्रिभुज में केवल यही तो मीडियन होता है सामने वाली भुजा को, यही शीर्ष लंब होता है, और यही इस कोण को 2 बराबर भागों में, यानी सब कुछ यही होता है समबाहु त्रिभुज में, केवल समबाहु त्रिभुज में। अलग अलग त्रिभुजों में अलग अलग हो जाएंगे, शीर्ष लंब अलग हो सकता है, मीडियन अलग हो सकती है, लेकिन इसमें जब ये सब कुछ है, जब ये तो ये a/2 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ये 90 डिग्री है, ये एक समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज तो पाइथागोरस भी लगा सकते हैं अपन, क्यों नहीं लगा सकते सर? a² - a² बराबर ये अंडर रूट में, और ये h आ जाएगा, h का मान आ जाएगा पाइथागोरस में। a² को अपन बाहर ले लीजिए तो a आ जाएगा, और यहाँ पे 4 इधर आएगा, 4 में से 1 गया 3, तो अंडर रूट 3/4, लेकिन इसे बाहर निकालेंगे तो a√3/2। देखो ये इसका आंसर है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं निकालने की हमें ज़रूरत ही क्या है, मैं तो आपको बता दिया निकाल के, लेकिन निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज हैं, इनके फॉर्मूले होते हैं, इन्हें याद कर लेते हैं तो बेहतर होता है, हमें निकालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, 1-1.5 मिनट खर्च नहीं होता, तो आप डायरेक्ट निकाल लिया करो। अंडर√3/4 ये फॉर्मूले हैं, जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला अंडर√3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, ऐसे ही ये होता है, इस क्या नाम है ऊँचाई है, ऊँचाई का फॉर्मूला होता है अंडर√3/2 भुजा होती है, ये होते हैं फॉर्मूला। तो ये आपकी क्लास हो गई, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और मैं अपने से बेहतर प्रयास करूंगा आपको समझाने की, और कोशिश करूंगा कि इन सवालों के माध्यम से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हों। थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने में टाइम लगा है, लेकिन आगे से अच्छा होगा। उम्मीद है आप सब ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और एक दिन मंजिल भी मिलेगी, और मंजिल का मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।